अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि आप भी ठीक रहें। मैं थोड़ी सी उल्टी जा रही थी तो मैंने अपने आप को सीधा कर दिया। अच्छा, कभी कभी इंसान गलत लाइन पे जा रहा होता है और उसको फिर समझना चाहिए, और अगर जल्दी समझ आ जाए कि आप जिस जगह या जिस रास्ते पे जा रहे हो वो ठीक नहीं है तो फिर वहीं से यू टर्न जो लेके आप फ़ौरन से सही रास्ते पे आ जाए। तो मुझे भी अभी लगा कि मैं सही नहीं हूँ तो मैंने उसको सीधा कर लिया कि मैं सही हूँ। अच्छा जी, खैर ऐसे। और आज है सैटरडे का दिन। आपको पता है कि सैटरडे संडे जो है मेरा शो होता है वीकेंड शाइन विद एनिशा। 9 से 11 मैं आपके साथ लाइव होती हूँ। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। मुझसे अगर बात करना चाहें तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि शो को बेहतर बनाने के लिए कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। और मैंने बड़ी ज़बरदस्त उर्दू का एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ बोला है। अच्छा, मज़ा आ जाता है कोई तभी मुश्किल मुश्किल अल्फाज अगर आपको याद हो जाए। खैर बाकी बातें हमारी होती रहेंगी आपके साथ। सबसे पहले मैं जो हमारे गेस्ट हैं शो में उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, फिर और बातें हमारी 11 बजे तक इंशाल्लाह होती रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी मेजर अनवर खुर्शीद साहब, वो तज्जियाकार हैं। उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारे साथ आज बैंकर भी मौजूद हैं। अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवालात बसे तो आप आसानी से पूछ सकते हैं कॉल करके। तो हमारे साथ मौजूद है बाबर खालिद। बाबर खालिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये बताएं, हालात सुना है कोई अच्छे जा होते जा रहे हैं, ये सच्चाई है? क्योंकि अब तो जब मैं कुछ अच्छी खबर सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं सोई हुई हूँ, ख्वाब है, और फिर मैं खुद ही अपने आप को यूँ कर रही थी। और आज मैंने कहा यार पूछ लो ये कोई ठीक है या ऐसी बस अफवाहें ही है। काफ़ी साल 3 साल हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को। हाँ। और जो ये एम अपना मिशन जो अपना लेके आए थे, जो इनका विजन था वो बयानिया था और बयान होता रहा पिछले 3 साल में। तो हर कोई यही पूछता था कि आप कारकर्दगी दिखाएं तो सही ना। वो कारकर्दगी जो उन्होंने दिखानी थी वो हमेशा कोई ऐसी बात करते थे, मख्फी तरीके से बात करते थे। जो अपोजिशन थी वो हमेशा कह रही थी कि वैसे जैसे करप्शन या कोई बात मौजूदा हुकूमत करती थी कि साबका हुकूमतों ने ये करप्शन चल रही थी वगैरह वगैरह। तो हमेशा वो यही कहते आए कि जी कुछ भी नहीं हो पा रहा, बल्कि पाकिस्तान जो है अगर इस स्टेज पे खड़ा था 2018 में तो वो नीचे जा रहा था। मगर अंदर ही अंदर गवर्नमेंट काम करती रही। मैं ख़ुद कई दफ़ा पिछले कई चैनल्स पे ये बात करता रहा कि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के वज़ीरों को, मशीरों को इतने सारे रखे, उनको चाहिए कि आके कम अज़ कम अपनी कारकर्दगी को बयान तो करें ना। उसी कारकर्दगी को जब वो बयान करें कि अपोजिशन के लोग आके उसको चैलेंज करें और उसको प्रूव करें कि ये गलत कह रहे हैं। वही हुआ पिछले अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 दिन से हम देखते आ रहे हैं। जिन जिन चीज़ों में हमारी तरक्की हो रही है, मीशत में जीडीपी की ग्रोथ को देख लें, हमारी इस वक्त जो चल रही है दुनिया में उसको माना गया है। और मूडीज़ की तरफ से भी ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान की जो इस वक्त जीडीपी और जो ग्रोथ रेट है, हर चीज़ मीशत है। आप देखें इवन कभी हमारे इससे पहले जितने भी वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं, 4 वज़ीर-ए-आज़म तो गुज़र गए 2008 से, दो दो के टर्न्योर थे। किसी ने आके इस किस्म की बात नहीं करते। वो आके अपनी पॉलिटिकल तकरीरें करते हैं। मगर अभी मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है वो आके साथ को बहुत सारी चीज़ बातें, कभी इनकी अंडे मुर्गियों पे लोग मजाक करते हैं, कभी बकरियों पे दूध पे मजाक करते हैं। बट वो चीज़ें ऐसी थी, पॉजिटिव चीज़ें वो बताते थे। अभी आगे सारे वज़ीर मशीर असम्बली में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी बताना शुरू कर दिया कि हम किन किन जगहों पे तरक्की कर सकते हैं। ये हमारे साथ बैंकर बैठे हुए हैं, ये आप बताएंगे हमें कि हम हमारी मीशत जो है ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स सबसे बड़ी बात है। एक्सपोर्ट्स होगी हमारा क्योंकि डॉलर के साथ है। एक डॉलर जो आर्टिफिशली किसी स्टेज पे रुका हुआ था, वो 100 पे नहीं पहुंचने देना, तो वो 100 से नीचे आर्टिफिशली रुका हुआ था। अभी कम अज़ कम साल से 1.5 साल तकरीबन के कितना अर्सा हो गया कि डॉलर हमारी एक जिस जगह पे उसको होना चाहिए था 2018 से पहले, और उसके बाद अब वो एक स्टेज ऐसी स्टेज पे है कि जो हम डॉलर के साथ गेम नहीं की जा सकती। पहले ये गेम करके उसे मसनूई तौर पे रोका जाता था। स्टॉक मार्केट को देखें कि 26 मई को पाकिस्तान में
मेरे ख्याल से 2.25 बिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है, और ये रिकॉर्ड है एक दिन का पूरे पाकिस्तान के 73 साल का, 73 ईयर्स का ये रिकॉर्ड बना है। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अब तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो गया है। बहुत बहुत ये तो अच्छी खबर है, और मेरे हाल से हम यही चीज़ सुनना चाहते थे, और ये चीज़ बहुत अच्छी है, और हमारी दुआ भी है कि इसी तरह हो। आपके साथ बैंकर मौजूद है, इस तरफ भी आते। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, ये जो खबर सुन रहे हैं, आप तो बैंकर हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखें, जो जब इमरान खान की गवर्नमेंट पावर में आई थी तो आवाम को बड़ी उम्मीदें थी, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, लेकिन जितने बोल्ड स्टेप्स या जितने स्टेप्स इन्हें लेने चाहिए थे अभी उसमें शायद ये थोड़ा पीछे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेजर साहब ने डॉलर की बात की, वो तो नो डाउट बहुत बोल्ड स्टेप था इमरान खान की गवर्नमेंट का कि ये डॉलर के रेट को मार्केट बेस पे ले आए। जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ने इसको मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे लाया। इससे पहले होता ये था पाकिस्तान में कि डॉलर के रेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता था। उससे क्या होता था कि हमारे जो इकोनॉमी का इंजन था ये बेसिकली बर्न आउट हो जाता था कि हम बाहर से सस्ती चीज़ें मंगाते थे, इंपोर्ट। उसके बाद हमें उसकी कंजम्पशन की आदत पड़ गई थी। इवन आप अभी भी हमारा कंजम्पशन पैटर्न देखें पाकिस्तान में, तो हम बाहर से मंगाते हैं चॉकलेट्स, चीज़, इस तरह की चीज़ें जिनकी शायद हमें ज़रूरत नहीं है, जिन्हें यहाँ लोकली बनना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों में तो गवर्नमेंट ने बहुत बोल्ड स्टेप लिए कि डॉलर को मार्केट बेस्ड कर दिया। अब इस वक्त मार्केट डिटर्मिन करिए कि डॉलर 150 पे होना चाहिए, 160 पे होना चाहिए, 165 पे होना चाहिए। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को अभी भी परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस वक्त गवर्नमेंट के पिछले 10 महीने के फिगर्स उठा के देखें, रेमिटेंस में बहुत बड़ा बूम आया है। हमारी जो रेमिटेंस है इस वक्त वो तकरीबन पिछले 10 महीने में 24 अरब डॉलर तक आई है बाहर से जो पैसा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप हमारे एक्सपोर्ट्स देखें, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से ग्रो नहीं की है। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवांटेज देखें, पाकिस्तान में लेबर बहुत चीप है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को, हमारी जो इंडस्ट्री और हमारी जो यहाँ मशीनरी इंपोर्ट होती है, इसको इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज़ करना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट अभी इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली कम्पीट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का कंपटीशन देखें तो वियतनाम से, जॉर्डन से, मोरक्को से, इस तरह के कंट्रीज से जहाँ आपसे बहुत बेहतर क्वालिटी की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। अभी सुनने में ये आया है कि रज़ाक दाऊद ने ये कहा है कि तकरीबन 28 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट रखेंगे ये कमिंग बजट में, जो कि मेरे हिसाब से कम है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखें, अगर पाकिस्तान में 10 महीनों में 24 अरब डॉलर की रेमिटेंस आ सकती है, अभी ये साल कंप्लीट नहीं हुआ है, जून में ये साल कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम ये रेमिटेंस 28-29 अरब डॉलर तक जाएगी। अगर हमारे बाहर से भेजे गए पैसे 28-29 अरब डॉलर तक हम ला सकते हैं, तो एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करके कम से कम मेरे हिसाब से 30-32 अरब डॉलर तक का हमें टारगेट रखना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे यहाँ डॉलर स्टेबल हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो जैसे आपने गवर्नमेंट के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात की, तो गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लिए, लेकिन अभी भी बहुत से एरियाज़ में गवर्नमेंट के स्टेप्स लेना बाकी है। ठीक है जी। अच्छा, एक और अब अगर आप आ ही गए हैं और अब तो फ़ायदा तो उठाना है इस बात से कि हो सकता है काफ़ी लोग मुझे देख रहे हो, बल्कि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा भी, पर मुझे उस बारे में इतना पता नहीं था क्योंकि मैं गई नहीं हूँ कर्ज़ लेने के लिए। वो जो एक ऐलान हुआ था कि आप कर्ज़ ले सकते हैं और कोई शराइत भी, जहाँ हाँ ज़्यादा शराइत भी नहीं होंगी, तो वो मुझसे लोगों ने पूछा। मैंने कहा भाई मैं तो ना गई हूँ, ना कोई बैंकर मेरे शो पे आया है कि मैं बात करूँ उनसे। आज आप आ गए तो हो सकता है कुछ लोग जो है वो चाह रहे हो कि मिल जाए, तो वो क्या है, उसकी क्या शराइत है, ज़्यादा मुश्किल है या नहीं है, कितना मिल रहा है, उस पर क्या आपको देना पड़ेगा रिटर्न, ये सारी चीज़ें अगर थोड़े थोड़े उसमें अगर आप बताएं देखने वालों को। देखें, ये बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जो हाउसिंग स्कीम है, इस पे सब्सिडाइज कर्जा दिया जा रहा है आवाम को। इसमें अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, अगर आपके सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैंक आपको कर्जा देने से हिचकिचाता नहीं है। आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाएंगे, सब्सिडाइज स्कीम एक स्टेट बैंक ने शुरू की है कि आवाम को सस्ते रेट के ऊपर कर्जा दे रहा है, आप इसमें घर बनाएं। देखें, इस स्कीम का इंसेंटिव क्या है? इस स्कीम का इंसेंटिव ये है कि एक तो जो एक आम पाकिस्तानी है उसका अपना घर हो, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक बूम मिले। बहुत ज़्यादा मुश्किल शराइत होती हैं, तो हमने तो सुना था कि इस बार कोई मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा आप बता दें ताकि लोगों को यकीन आ जाए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बैंक आपको आसान शराइत पे कर्ज दे दे। नहीं, देखें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये गलत फहमी है कि इसमें शराइत में मुश्किल आते हैं। देखें, आप एक बात याद रखिएगा हमेशा,
मैं एक बैंकर हूँ, अगर मैं किसी, आप मुझे एक बात है, अगर आप किसी को उधार देंगी अपने किसी दोस्त को भी, तो आप शायद 10 दफ़ा पहले तसल्ली करेंगी कि मुझे ये पैसे वापस मिलेंगे नहीं, कि हम तो नहीं देने के मिलेंगे। बाद तसल्ली करते हैं, देगा नहीं हाँ, देगा, आप देगा नहीं। इसी तरह मतलब एक, उस टाइम तो दे देते, बाद में सोचते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते। मतलब हम तो आम लोग हैं ना, पर बिल्कुल बैंक तो एक मतलब बिल्कुल, बैंकर तरीकेकार है, को एक, बिल्कुल। जो एक बैंक होता है ना, उसको मेक श्योर करना होता है कि यार ये जो कर्जा आज मैं किसी को दे रहा हूँ, ये मुझे 10, 12 या 15 साल बाद रिकवर हो जाए, हाँ। ये बैड डेट ना हो। क्योंकि देखें, इससे भी इकोनॉमी को लॉस पहुंचता है। मिसाल के तौर पर मैंने 50 लाख लोगों को, हमारी पूरी इकोनॉमी में 50 लाख लोगों को आपने 20-20 लाख रुपए का कर्जा दिया, और ये सब लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो मेरे ख्याल से ये 1.5-2 अरब रुपए का कर्जा डिफ़ॉल्ट होगा। तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि ऐसे लोगों को कर्जा दिया जाए जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। अगर आप किसी भी बैंक में वॉक इन करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं और आपसे डिमांड करेंगे जी मुझे कर्जा दे दो, ऐसा नहीं वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आप, ये हकीकत है कि ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, ये वाकई में बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अच्छा, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ हल्का फुल्का आप जी बता बिल्कुल, सकें? इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड हो, आप 60 ईयर्स से कम हो, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके लीज डॉक्यूमेंट्स हो, इस तरह की जो जो अच्छा, प्रॉपर्टी होनी लाजमी है। आप बिल्कुल, अगर आप अगर प्लॉट, जिसके पास हाँ, प्रॉपर्टी होगी फिर वो कर्ज क्यों लेगा? जिसके आप प्रॉपर्टी मतलब हैरत की होगी, बात है। नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है 120 गज का, 80 गज का या 150 गज का, लेकिन उनके पास मकान बनाने के पैसे नहीं है, तो उस मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। नहीं, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं उन लोगों के लिए आपसे बात कर रही हूँ कि कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए कोई हल है, उनके लिए कोई रास्ता है कि जिसके पास कुछ नहीं है पर उसको घर अपना बनाना है, ज़मीन लेनी है, उसके ऊपर घर बनाना है, तो उसके लिए कुछ आसानी की है? बिल्कुल, उसके लिए भी उसके लिए की क्या है, करना उसके होगा? लिए आईडी कार्ड भी है, 60 से कम का भी है। हाँ, अच्छा, बैंक अकाउंट भी नहीं है, हाँ, क्योंकि बेचारा अगर 20-25-30 हज़ार कमा रहा होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए, ये सारी चीज़ें तो। 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा है इस वक्त, लोग 15-18-20 हज़ार से कम भी हैं। हाँ, तो उसके लिए कुछ आसानी, क्योंकि ये तो गरीब लोगों के लिए ना, आवाम लोग, आवाम के लिए, अगर जिसकी ज़मीन है, जिसका पुराना घर है, उसके ऊपर उसने नया तामीर करना है और उसने वो प्रॉपर्टी के कागजात आगे दिखाने हैं, तो फिर फ़ायदा करना तो उनके लिए चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए कुछ रखी हुई आसानी है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया। मिसाल के तौर पर आप जो कह रहे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर है, ये स्कीम उनके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है कि जिनकी एक सर्टन लेवल की आमदन है, जो जो टैक्स नेट में है। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि बैंक हर ऐसे बंदे को कर्जा नहीं दे सकता कि आपको ये लगे कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसका कोई टैक्स रिकॉर्ड नहीं है, जो टैक्स वो टैक्स फाइलर, क्या देगा अगर टैक्स- 18,000 कमा रहा है तो? टैक्स तो नहीं, दे वैसे तो मैं एक पेन Agreed. टैक्स दे रही हूँ, Agreed. पर वो जो आप टैक्स वो उसके लिए तो टैक्स तो कम अज आई थिंक 33,000 35,000 से ऊपर टैक्स होता है। 18-20 हज़ार अगर जो कमा रहा होगा वो क्या टैक्स देगा? नहीं, आप मुझे बिल्कुल बताएं। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें अगर मेरे हाथ में हो, मैं तो ये तो स्कीम नहीं नहीं, सबके पर लिए, ये हाँ, आपसे सवाल करने का मकसद ये है मैं- कि ये जो सवाल आपसे हो रहे हैं ये इस टाइम आवाम की दिल की बातें जो जी, हम जी, कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो बाद में ये मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल करी। बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे भी और मेजर साहब से भी, पर ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक से अब वापस आते हैं और भी काफ़ी सारे आपसे बातें करनी है। जी नाज़रीन, लेते हैं हम अपने शो में छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और हाँ जी, क्या मतलब मैं तो सोच रही थी शायद ईद जैसे गुजरेगी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और हम जो है रवा दवा अपनी उसी लाइफ की तरफ हो जाएंगे, स्कूल जो है वो ऑन हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे और हम जो है आसानी से बाहर अपने काम पे हर जगह जाएंगे। पर कुछ ऐसा हुआ नहीं है, 6 जून तक सुनने में आ रहा है कि सारी चीज़ें जाएंगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल से गए, अब एजुकेशन तो बिल्कुल बर्बाद ही हो चुकी है, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ। अब देखें कि एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चों की तैयारियां नहीं हो पा रही। जब तक एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता बच्चों का स्कूल जाने का, ये सब कुछ, तब तक तो आप कितना भी करें वो चीज़ नहीं आती है। असल में जो अगर हम इसको दोनों तरफ से देखें ना, दोनों तरफ से बात की जा सकती है कि अगर हम गवर्नमेंट के जो इकदाम थे, SOPs थी और स्कूल को बंद होना, अगर उनके
हक में बात करना चाहें तो भी बात है, बिल्कुल। अगर उनके ख़िलाफ़ भी बात करना चाहें तो बात है। पहले मैं इसके हक में बात करता हूँ कि क्योंकि जो जिस वक़्त आज से 1 साल पहले बल्कि सवा साल पहले जब तकरीबन फरवरी और मार्च में कोरोना पाकिस्तान के अंदर पता चला था कि जी कोरोना आ गया, पहला पेशेंट आया है, मेरे ख्याल से 19-18 मार्च की बात है लास्ट ईयर की। तो उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सबसे पहले स्कूलों को बंद किया। उसकी वजह ये थी कि बच्चे जो होते हैं टेंडर और नाजुक होते हैं कि सबसे पहले ये बीमारी पता ही नहीं किसको लगनी है किसको नहीं लगनी, तो कि उनको ये किसी तरह कैरी करके आ जाए और बच्चों को लग जाए तो बच्चों को घर में बैठा दें। मकसद तो उसका ये था और बड़ा अच्छा कदम था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उस वक्त, और फेडरल गवर्नमेंट उसको अपोज भी किया था, बट बहुत अच्छा इकदाम उस वक्त, ये सारे इकदाम इनके बहुत अच्छे थे। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने उसको बंद करके जो तरीक़ाकार अपनाया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, होमवर्क होगा, उसको थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से देखना चाहिए था कि ऑनलाइन क्लासेस का लेना। और जो अभी हमारा सोशल मीडिया के जो ग्रुप व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक होगी या कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में इतना मुमकिन नहीं है, बल्कि मैं नहीं समझता कि 5% भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर सकते होंगे। स्पेशली आप पूरा पाकिस्तान को लादा करें और जो आपकी शहरी स्कूल हैं उनको लादा करें। शहरी स्कूलों के अंदर भी आप कराची के अंदर देख लें, कराची के अंदर बेशक ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मगर इसमें चंद एक स्कूल होंगे जिसमें 100% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और टीचर्स भी इस तरह के इतने ट्रेंड हों कि ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। तो वो वाले इकदाम वहाँ पे फिर बच्चों की एजुकेशन पे बहुत असर पड़ा। और बच्चा तो वैसे भी आमतौर पे मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, माएँ उनको ज़बरदस्ती भेजती हैं जाओ, तो वो उनके लिए तो बड़ा खुशी टाइम हो गया। तो ये दोनों तरफ से इसका है, क्योंकि ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा। अगर बच्चे आपके ज़िंदा होंगे, अल्लाह करे वो सेहतमंद होंगे, उनको बीमारियां नहीं होंगी, तो फिर एजुकेशन तो फिर बात की बात है, सबसे पहले तो होने की बात है ना। सेहत भी एक लाज़िम मलज़ूम है एजुकेशन के साथ। तो मगर उसकी पॉलिसीज़ को अभी सवा साल हो गया, सवा साल में अभी जाके जो अभी आज 26 मई को जो कोई तरतीब बनी है, चाहिए गवर्नमेंट को, तमाम गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि इन जो अभी जो एक प्रोग्राम बनना है कि फ़लाँ डेट को एग्ज़ाम्स होंगे। और बड़ी अच्छी बात इस दफ़ा देखी मैंने अपने सिंध के जो वज़ीर तालीम है सईद गनी, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन ओपन नहीं करेगी टिल द टाइम कि हम रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेंगे। होता यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले कर देती हैं, बाद में जी हमारे दाखिले बंद हो गए हैं, और बच्चों को एक्सप्लॉइट करना उनकी के तुम्हारे नंबर कम हैं, तो फिर जिस तरह से दाखिले होते हैं, बहुत सबसे ज़्यादा कराची में ये बहुत बड़ा मसला है। यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट आने से पहले हो जाते हैं, होप सर्टिफिकेट लेके आओ। भाई वही आप उसका 10-15 दिन का रखें। आज अगर फ़र्ज़ करो आपका 10 सितंबर को रिज़ल्ट आता है, 10 से लेके 20 तक बहुत पहले अनाउंस कर दें तमाम यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट वगैरह कर, तो वो चीज़ बहुत अच्छी इस दफ़ा उन्होंने की कि कोई यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं। और एक पता है जी कब हो रहा है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, कब होगा जी अप्रैल में होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो वो सारे प्रोग्राम अभी दे दिए, बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। बाकी भी शायद पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी ये हुआ होगा, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको तालीम को, अब बात यह है कि अभी फ़िलहाल हम इस पे बात ही नहीं कर सकते 6 जून तक कि 6 जून के बाद क्या होना है। आपकी जो इसका रेट है कोरोना की पॉजिटिविटी का, वो आप देखें कि इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने NCOC ने कहा है कि जिनकी 5% जिन शहरों के अंदर, जिन इलाकों के अंदर ये पॉजिटिविटी रेट जो है टेस्टिंग का 5% से ज़्यादा होगा, उन ज़िलों में स्कूल नहीं खुलेंगे। और जहाँ से 5 से अभी सबसे पहले आप सिंध में, हैदराबाद और ख़ास तौर पे कराची पे पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ, तो उस वक्त 13% के कितना था, मेरे ख्याल से कल परसों की बात है, शायद 8% पे है शायद। तो ये अभी 5%, अभी खुदा न खास्ता 6 जून को ये 10% पे दोबारा चला जाता तो फिर स्कूल नहीं खुलेंगे, फिर नहीं खुलेंगे। अच्छा, मैं लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं अक्सर फेसबुक यूज़ करती हूँ तो उस पर मैं देखती हूँ
लोगों ने लिखा हुआ होता है कि मार्केटें खोलने का और शादी हॉल खोलने का तो आप लोग इतना कह रहे हो, एहतजाज कर रहे हो, बातें कर रहे हो, पर स्कूल के लिए कोई भी नहीं बात कर रहा। बात ये कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चों को अल्लाह ना करे ज़्यादा खौफ होता है, माँ बाप को भी। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कहीं बाहर से टीचर सब आ रहे हैं, बच्चे फिर चाहे जितना भी आप कितनी आम स्कूलों में तो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, कोई अच्छे हाई फाई स्कूल होंगे जिनमें बड़ी क्लासेस होंगी, सेम देख ले, अभी देखें गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, किसी जगह पे भी नहीं होती। एक अदारा है, उसका मैं नाम अभी क्या लूँ, दुनिया को पता है। ये जो हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अलावा सिर्फ बच्चे, छोटे बच्चों को छुट्टी इसलिए होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और किसी जगह पे ऐसी गर्मियों की छुट्टियां इतनी लंबी 2 महीने की या 1.5 महीने की नहीं होती, इसीलिए। मगर अब दूसरी तरफ भी अगर बात की जाए कि तालीम जो है ना वो एक बुनियादी चीज़ है, और तालीम अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी तालीम का फुकदान है। वो ऐसे है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 7-7.5 से 8 करोड़ बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनकी इस एज स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं। तो उसमें से 2 करोड़ बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, यानी कि उसमें कोविड का या किसी चीज़ का कोई अमल। 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। तो ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पावर में आए थे 2018 में और उससे थोड़ा पहले, ये हमेशा यही बात करते आए हैं। अब इनको यही चाहिए, मेरा शफकत महमूद साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो इसके स्टैटिस्टिक जो हैं ये आके अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम अवाम को बताएं कि जी अब हमारे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो कितने बच्चे स्कूल गोइंग जो नहीं जा रहे थे, वो अब जो 3 साल गुजरने के बाद उनमें से कितने बच्चे हमने स्कूलों पे वो ये बता देते हैं कि हमने इतने अरब रुपए स्कूलों पे लगा दिए, इतने अरब रुपए तालीम पे लगा दिए, बट वो ये नहीं बताते कि इतने स्कूल खुले हैं, इतने टीचर भर्ती हुए हैं, इतने टीचर मज़ीद हमने इंडक्ट करने हैं, और ये जो बच्चे नहीं जाते उनके लिए हमारा मुस्तकबिल का अगले 2 साल का क्या प्लान है। ये चीज़ें उनको बतानी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह करे ये ग्रोथ रेट, अपना पॉजिटिविटी रेट जो है इसका कोविड का 5% नीचे है, और 7 जून से स्कूल भी खोले हैं, एग्ज़ाम्स शेड्यूल आया हुआ है, तो उसके मुताबिक एग्ज़ाम्स हों। बिल्कुल जी। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, हमारा सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा था, ब्रेक पे जाते वक्त आपसे मैं वही पूछ रही थी वो स्कीम के बारे में, और मैंने आपसे यही सवाल किया था कि अगर जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके लिए कुछ आसानी रखी गई है, कोई और मतलब रास्ता है, ताकि हो सकता है हमारे देखने वाले कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई ज़मीन का कोई हिस्सा ना हो, कोई जगह ना हो, कोई प्लॉट ना हो, तो उसके लिए क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप कराची को माइनस कर दें तो अदरवाइज पाकिस्तान के जितने इलाके, जितने शहर हैं, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो इतनी इन्फ्लेटेड नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो लोन है इसमें ये 30 लाख से स्टार्ट होकर 60 लाख तक का ये लोन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो ये लोन किस तरह लें। देखें, ये जो लोन है इसकी शराइत बहुत आसान है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी। देखें, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो कहीं ना कहीं नौकरी तो कर रहा होगा ना, उसके पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू तो आ रहे होंगे। इस तरह का रिकॉर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत, आपको खुद पता है कि बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि हर तरह की ट्रांजैक्शन जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू शफाफ तरीके से हो। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसी स्कीम जो इंट्रोड्यूस करेगी उसमें भी वो मेक श्योर करेगी कि जो भी उनके पास कस्टमर लोन लेने आए किसी भी बैंक का, एटलीस्ट उसका एक बैंक अकाउंट तो हो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं है। अब मिसाल के तौर पर कोई कहे कि जी किसी की सैलरी 25,000 है, 30,000 है, सैलरी आएगी तो अकाउंट में ही ना। ऐसा तो नहीं है कि सैलरी अकाउंट में नहीं आएगी। इवन आप छोटे से छोटे इदारे में भी चले जाएं, वहाँ जो छोटे से छोटा स्टाफ भी होते हैं, सैलरी तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही आती है ना। किसी को आजकल के ज़माने में कैश तो डिसबर्स नहीं किया जाता, कैश तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि एटलीस्ट आपका बैंक अकाउंट हो, आपका कोई रिकॉर्ड तो हो। और रहा सवाल कि इस लोन का हुजम कितना है कि 30 से 60 लाख तक का, मैंने अगेन आपको कहा कि इवन कराची में भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां आपको इस रेंज में प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो इस लोन को ये गवर्नमेंट ने, इस मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत आसान बनाया। इतने कम कर्ज पे, इतने कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका कोई टाइम पीरियड है कि इसी टाइम तक ये महदूद, कहते हैं ना, महदूद मुद्दत के लिए ऑफर है, या ये ऑफर अभी जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक ये है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन रखी हो। अभी तक तो ये इनडेफिनेटली ओपन है। अच्छा, मतलब लोग आ रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि कितने लोगों की आमद कितनी हो रही है?
बहुत ज़्यादा या कम, कितना है लोग? बिल्कुल मेरे बहुत सारे बैंकर दोस्त हैं, मुख्तलिफ बैंकों में काम करते हैं। मुझे खुद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको दूसरे बैंकों में रेफ़र किया, क्योंकि चार मैं छः तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं डायरेक्टली इस चीज़ को बिल्कुल क्यों नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं, आप डायरेक्टली डील नहीं हाँ करता। करके जा रहे हैं, मैं जी शो पे बिल्कुल मैंने फौरन शो दिखाना है, अगर आपने ना बिल्कुल, की क्यों नहीं। 4-6 बच्चे यहीं से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा ठीक है। तो बहुत क्यूरीज आती हैं, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों के इसमें सक्सेसफुली अप्रूव भी हो रहे हैं। अच्छा। मैं अपनी फैमिली की अगर आपको मिसाल बताऊं, इतना शफाफ ये प्रोसेस है कि मेरे अपने फैमिली में एक मेरे अजीज़ थे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी तो उनका नहीं हो सका। नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, कागजात कंप्लीट थे, क्योंकि बैंक ने सिक्योर तरीके से लोन देना होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही बात है, ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी तो बैंक बहुत दे इसमें देगा। नहीं, बहुत इसका लोगों को पॉजिटिव पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया। ये चलिए लोन जी, के बहुत बारे अच्छी में बात है। मेरा बाबर साहब से एक क्वेश्चन है कि हम ये एक लफ्ज़ सुनते आ रहे हैं काबोर। तो काबोर के जो है वो कौन कौन से लोन में आता है, और सिर्फ ये कराची का है या पूरे पाकिस्तान में काबोर क्या है, उसके ज़रा एक्सप्लेन कर लें। जी जी बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये काइबोर होता क्या है। देखिए काइबोर होता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। अगर आप इस नाम के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कराची में जो बड़े बैंक्स हैं आपस में इंटर बैंक लेंडिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को डे टू डे बेसिस पे ऑफर करते हैं, उसे उसकी जो एवरेज होती है उसे काइबोर कहा जाता है, यानी कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कराची तक महदूद है या ये पूरे पाकिस्तान में चलता है। जो काइबोर की इस्तिलाह है या जो काइबोर की टर्म है, ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कराची इंटर बैंक क्यों कहते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल कैपिटल शुरू से रहा है वो कराची रहा है। तमाम बैंकों के हेड ऑफिस कराची में रहे हैं, यहाँ ट्रेजरीज सब तमाम बैंकों की कराची में। तो जो ट्रेजरीज डे टू डे बेसिस पे आपस में इंटर बैंक लेंडिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को कोट करती हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, उसको कहा जाता है काइबोर, उसकी एवरेज को। अब सवाल ये पैदा होता है किस किस्म की लेंडिंग, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग होती है, जो अनकोलेटरलाइज्ड लोन होते हैं, जो बैंक्स एक दूसरे को डे टू डे बेसिस पे लेंड करते हैं, उसको कहा जाता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है बिड और एक होता है ऑफर। बिड वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बायर ऑफर करता है, और ऑफर इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सेलर ऑफर करता है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं इसके। तो ये इसको कराची इंटर बैंक ऑफर रेट कहते ठीक हैं। है जी। अच्छा एक चीज़ और, मेरे देखने वाले, मुझे पता है जो मुझे देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि एक तो लॉकडाउन, एक तो आप लोगों ने घर में बिठा दिया आवाम को, ना वो काम पे बेचारे जा रहे हैं, 6 बजे वो भागते हुए घर आते हैं, 8 बजे के अगर बाद आप गए तो फिर आपको सही वाली क्लास आपकी होती है, आपको पता है कि आपने बाहर नहीं जाना। अगर आप किसी मजबूरी से हॉस्पिटल या इसलिए आप जा रहे हो तो आप जा सकते हो, पर वैसे आप फजूल आपने बाहर नहीं जाना, आपने घर में बैठना है। और घर में बैठने के बाद लोड शेडिंग इतनी शदीद हो रही है, और एक आप कराची में गर्मी देखें, इतनी ज़्यादा गर्मी और बिल इतने ज़्यादा है, थोड़ी सी मैं कहती हूँ शर्म तो आनी ही चाहिए। मुझे खुद बहुत गुस्सा आया क्योंकि कल रात को मेरे घर भी लाइट गई थी और मैं सोई भी थी, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि सोते हुए आप लोग लाइट ले जाते हो, सुबह लाइट ले जाते हो, दिन को, शाम को, और उसके बाद हम जब बिल देखते हैं तो ऐसे लगता है कि 24 घंटे हमारे घर में लाइट आती है और एसी चलते रहते हैं। बिल तो आप लोग इस तरह के भेजते हैं। अगर लोड शेडिंग आपने करनी है तो भाई ये लॉकडाउन खोल दो, लोग अपने अपने कामों पे जाएं। जब सारे कारोबार बंद हैं, 6 बजे सारे कारोबार जब बंद हो रहे हैं, तो फिर आप लोड शेडिंग क्यों हो रही है? 6 बजे तो सब कुछ बंद हो रहा है, तो फिर आपको तो हम लोगों को प्रॉपर लाइट देनी चाहिए ना। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इसके बारे में 2-3 बातें हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि आप आवाम को परेशान करें, आवाम परेशान होगी तो वो डिवाइड एंड रूल वाली बात है कि आप आवाम परेशान रहेगी तो वो अच्छी बातें और अच्छी उन चीज़ों के बारे में सोचेगी। अगली जो उन्होंने अपनी सहूलियात के बारे में सोचना है उसके बारे में सोचें नहीं, तो इनमें फंसे रहें। आवाम को फंसा कर रखने वाली बात है। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो IPPs के साथ जो मायदे हुए थे, वो भी दूसरी बात, IPPs के साथ जो मायदे हुए थे उसके भी असरात हैं इसके ऊपर, बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर। और अगर आप देखें तो हम अगर यहाँ से हैदराबाद जाते हैं कराची से, तो रास्ते में नूरियाबाद के पास कुछ ये लगे हुए हैं, टरबाइन लगी हुई हैं जो आपको पर टरबाइन 1.5 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करती है पर डे। वो 1.5 मेगावाट बिजली अगर वो जितनी भी टरबाइन वहाँ पे लगी हुई हैं
मेरे ख्याल से कोई 25-30 कंपनीज़ की वो टरबाइन लगी हुई हैं, और हर कंपनी के अंदर टरबाइन काफ़ी, उनके नंबर ऑफ टरबाइन डिफरेंट हैं। तो वो सारी की सारी बिजली अगर कराची को मिल जाए तो तो भी कराची से ज़्यादा उनको तकरीबन वो बिजली है। उसके बाद अभी कैनप 2 का भी इनाग्रेशन यानी कि स्टार्ट हो गई है, वहाँ से भी बिजली पैदा होनी शुरू हो गई है। तो कराची को या पाकिस्तान को बिजली देना, बिजली की कमी नहीं है। मसला ये है कि आपके पास इस वक्त जो इंस्टॉल्ड हुई हैं, इस वक्त जो आपकी लाइनें हैं वो इतनी लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके पास लोड को बर्दाश्त ना करने की वजह से ये बिजली को तरसील का सिस्टम सही नहीं है, और उसकी वजह से जो ये लोड शेडिंग की जाती है। और मोर ओवर ये है कि बिजली चोरी बहुत होती है, और बिजली चोरी को देखा जाए या तो बहुत ऊपर वाले लोग बिजली चोरी करते हैं जो लाखों में करोड़ों में होती है, बड़ी बड़ी। पिछले दिनों एक मिल में पकड़ी गई थी चोरी, और यह आम लोग, वही लोग बिजली चोरी करते हैं जिनको घर की भी ज़रूरत है। तो वो लोग बिजली चोरी इसलिए करते हैं, वो बिजली चोरी करते हैं तो इसलिए ये उन इलाकों में भी लोड शेडिंग होती है। अब मैं जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरा घर है, हमारी लोड शेडिंग नहीं होती क्योंकि उनके बिल प्रॉपर पे हो रहे हैं। और नहीं, हमारी तरफ भी प्रॉपर बिल पे होते हैं, पर लोड शेडिंग होती है। वो एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ ना। कम्युनिटी वो ये कहते हैं ना, वो गंदम के साथ घी भी पिस जाता है। तो ये जो घी है ना, उसको उसकी लोड शेडिंग की वजह ये है। और ये अब दूसरी बात ये है कि अब अभी पिछले 1 साल या 1.5 साल से, जब से कोविड आया है, लोगों ने इसके ऊपर बात करनी भी छोड़ दी। आदी हो गए हैं लोग, आदी हो गया। जिस तरह सूरज ने सुबह निकलना है और शाम को ढल जाना है, एक रूटीन की बात है। तो ये भी लाइट जाने की रूटीन की बात है। जिस दिन ना जाए उस दिन बंदा सोच रहा था 4 दिन आज बिजली नहीं गई, अभी टाइम ऊपर हो गया। आज बिजली नहीं गई और वो आने जाने अपने कामों को, गेस्ट ने आना होता है 2 से 4 बिजली जाता, अब 4 के बाद आएगा। तो वो इतने आदि ट्यून अप कर दी गई गवाम। तो लोग बिजली की लोड शेडिंग, ना कोई एहतजाज हो रहा है ना कोई आ रहा है। लोगों को चाहिए बाहर निकले और बताएं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर खास नजर रखें कि बिजली के होते हुए बिजली क्यों नहीं मिलती। बिल्कुल। और इतनी शदीद कराची में गर्मी है, यकीन करें मेरी लाइफ में मैंने कराची में कभी इतनी गर्मी नहीं देखी है जो पिछले साल और इस साल मैं देख रही हूँ, कि मुझे लग रहा है कि मुझे तो कराची छोड़ के चले जाना चाहिए, इतनी शदीद गर्मी है कराची में। खैर, हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। और जी नाज़रीन, हमारे शो में अब आ गया ब्रेक का टाइम, तो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।